નમસ્તે ભાઈઓ બહેનો, ટાટ સેકન્ડ હિન્દી મુખ્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરતા તમામ ભાઈઓ બહેનોનું ગોડકિયા પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો ભાઈઓ બહેનો, આપણે હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રમાં અગાઉના વિડીયોમાં પદ્ધતિશાસ્ત્રના 1 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે, અથવા એનો વિડીયો બનાવીને તમારી સમક્ષ મૂકેલો છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ વારંવાર કોમેન્ટ કરતા કે 2 માર્કના જે પ્રશ્ન પૂછાય છે, એટલે કે જે 11 પ્રશ્નો પૂછાય છે 2 માર્કની અંદર, તો એની અંદર પણ પદ્ધતિના જો પ્રશ્નો આવે તો કેવા આવી શકે, તો એના માટેના એક ખાસ તમારી માટે છે આ મદદ થાય તેવા પ્રયત્નો કરેલા છે. એટલે 2 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરીએ. આ ઉપરાંત પદ્ધતિશાસ્ત્રની PDF પણ છે આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. જો તમારે જોતી હોય તો તમને મળી શકશે. આપણે વારંવાર છે એની વાત કરતા હોઈએ છીએ, છતાં કોઈ નવા વ્યક્તિ વિડીયો જોતા હોય તો કઈ રીતે મેળવવી તેની નાની માહિતી આ પ્રમાણે રહેલી છે. તો તમે આ જોઈ શકો કે ટાટ સેકન્ડ હિન્દી મુખ્ય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9નો વિષય વસ્તુ, ધોરણ 10નો વિષય વસ્તુ અને પદ્ધતિશાસ્ત્ર ત્રણેયની ભેગી થઈને કોમ્બો ઓફર છે 299 રૂપિયામાં. અહીં જે વોટ્સએપ નંબર આપેલો છે 9799963956 ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરજો. તો તમારે PDF જોતી હોય તો તમને છે PDF મળી રહેશે. તો આ ઉપરાંત બીજી કોઈ વધારાની ચર્ચા હવે આપણે નહીં કરીએ. આપણો મુખ્ય વિષય આપણો જે 2 માર્કના પ્રશ્ન પૂછાવાના છે તેની પર ચર્ચા કરીએ. ખોટો સમય આપણે બગાડવો નથી. તો જોઈએ આ 2 માર્કના પ્રશ્નો. લઘુત્તરી પ્રશ્નમાં જે 2 માર્કમાં પૂછાય છે એમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે. अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के 4 मुख्य घटक कौन से हैं? आलेख बनाकर समझाइए. तो एना જોઈએ આપણે. तो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य 4 घटक परस्पर संबंध होते हैं जो शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं. पहले से शिक्षार्थी यानी कि अध्येता, शिक्षक यानी कि अध्यापक, पाठ्य सामग्री, शिक्षणविद. तो आ 4 मुख्य घटक है. आलेख જોઈએ તો પાઠ્ય સામગ્રીમાં शिक्षार्थी, भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक, शिक्षण विधि. तो आ रीते एनी आखी प्रक्रिया बने छे. बीजो प्रश्न है, थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम का भाषा अधिनियम से अधिगम से क्या महत्व है? उत्तर, तत्परता नियम. सीखने के लिए एक शिक्षार्थी का मानसिक और शारीरिक रूप से तत्पर होना आवश्यक है. यदि बालक भाषा सीखने के लिए तैयार रहे तभी शिक्षण प्रभावपूर्ण होता है. क्षमता से अधिक कठिन पाठ पर ध्यान नहीं जाता. आ तत्परताનો નિયમ જોયો. હવે જોઈએ આપણે આ જે નિયમ છે એટલે કે અભ્યાસનો નિયમ જે છે. તો બાર બાર के अभ्यास से जड़मती होत सुजान. अभ्यास के मूल में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत होता है. बालक बार बार अभ्यास और भाषाई मुहावरे के द्वारा भाषा पर पकड़ बना लेता है. तो आ रीते 2 नियम છે આપણે જોયા. बीजो प्रश्न એટલે કે ત્રીજો પ્રશ્ન, प्रथम भाषा, मातृभाषा और द्वितीय भाषा के शिक्षण उद्देश्यों में क्या मुख्य अंतर है? यानी कि બંને ભાષાઓ में प्रथम भाषा और बीजी भाषा में जो मुख्य उद्देश्य शिक्षण હોય કે અંતર શું છે? उत्तर, प्रथम भाषा मातृभाषा बालक के मानसिक और भावात्मक विकास का आधार होती है. इसलिए उसके उद्देश्यों में साहित्यिक सौंदर्यबोध, नैतिक जीवन मूल्यों का उत्कर्ष और समग्र व्यक्तित्व विकास प्रमुख होता है. इसके विपरीत हिंदीतर प्रांतों में द्वितीय भाषा जैसे हिंदी का उद्देश्य मूलतः कौशलात्मक, ज्ञानात्मक और केवल संपर्क साबित करने तक ही सीमित होता है. चौथा प्रश्न, विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए. उत्तर है त्रिभाषी सूत्र माटेनो. भारत की बहुभाषी स्थिति को देखते हुए शिक्षा आयोग ने एक संशोधित त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अनिवार्य रूप से 3 भाषाएं पढ़नी होती है. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जैसे गुजरात में गुजराती, केंद्र की राजभाषा और कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या विदेशी भाषा. 5वां प्रश्न, एक कुशल हिंदी शिक्षक में कौन से 4 प्रमुख गुण होने चाहिए? उत्तर, हिंदी शिक्षक के प्रमुख 4 गुण निम्नलिखित है. पहलू,
यह शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय भावना का विकास करने वाला और देश की राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम जगाने वाला हो। दूसरा, उसका स्वर प्रभावी, ओजपूर्ण, मधुर और उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, वह स्वयं सतत अध्ययनशील और अन्वेषण प्रवृत्ति का होना चाहिए। चौथी, यह छात्रों के प्रति सहृदय, सहानुभूतिपूर्ण और आत्मीय व्यवहार रखने वाला हो। तो ये हिंदी शिक्षक के 4 गुण थे। छठा प्रश्न, तो पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए जाने वाले अभ्यास का स्वरूप कैसा होना चाहिए? अभ्यास का कार्य पाठ्य सामग्री के प्रकृति और शैक्षिक उद्देश्यों यानी कि ज्ञान, बोध और अभिव्यक्ति की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अभ्यासों में एकरूपता के स्थान पर विविधता होनी चाहिए, जिसमें मौखिक, लिखित और क्रियात्मक कार्य का निश्चित अनुपात हो तथा निबंधात्मक, लघुत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ को समाई यथाचित समावेश हो। सातवां प्रश्न, वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य का विस्तार और विधि का विस्तार को एक उदाहरण से समझाइए। और वाक्य के 2 ही मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात कही गई और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द। विधि का विस्तार या विधेय या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। उदाहरण, सत्य और अहिंसा के प्रतीक विश्वबंधु बापू ये उद्देश्य है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक छत्र नेता थे। विधेय, बापू के पहले ये बोल्ड शब्द उद्देश्य का विस्तार है। आठवां प्रश्न, हिंदी वाक्य संरचना में अन्विति का क्या आशय है? कर्ता और क्रिया की अन्विति का कोई एक नियम लिखिए। तो वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की दृष्टि से पदों की पारस्परिक संगति को अन्विति कहते हैं। नियम, यदि कर्ता के साथ कोई परसर्ग या विभक्ति चिन्ह जैसे चिन्ह न हो तो क्रिया सदा कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। नौवां प्रश्न, वाद विवाद और परिसंवाद में क्या मुख्य अंतर है? उत्तर, वाद विवाद में बालक को किसी एक विशेष पर उसके पक्ष या विपक्ष में अपने तार्किक विचार प्रकट करने होते हैं, जबकि परिसंवाद में 4 या 5 छात्र कक्षा में एक साथ बैठकर किसी एक विषय के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार प्रकट करते हैं, आपस में प्रश्न पूछते हैं तथा उत्तर देते हैं। 10वां प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में बाधा पहुंचाने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक दोष कौन से हैं? उत्तर, शिक्षार्थी को अनावश्यक संकोच, भ्रम, भय, झिझक, हिंसा की भावना और अत्यधिक क्रोध आदि के भाव उत्पन्न होने के कारण मौखिक अभिव्यक्ति में मनोवैज्ञानिक दोष आ जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बालक बोलते समय हकलाते, तुतलाने या हड़बड़ाने लगता है। 11वां प्रश्न, अध्ययन प्रधान पठन को सुचारू बनाने के लिए अनुशंसित सूत्र क्या है? इसके 5 अंगों का नाम लिखिए। पठन विशेषज्ञों द्वारा किसी भी लिखित सामग्री को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए SQ3R सूत्र की अनुशंसा की गई है। हिंदी में इसे सप्रपस आ कहा जाता है, जिसके 5 अंग इस प्रकार है। सर्वेक्षण, स એટલે सर्वेक्षण, प्र એટલે પ્રશ્ન, પ એટલે પઠન, સ એટલે સમીક્ષા અને આ એટલે આવૃત્તિ। એટલે એને ટૂંકમાં સ પ્ર પ સ આ SQRRR એ રીતે છે, 3R એ રીતે પણ કહી શકીએ। 12મો પ્રશ્ન છે, शिक्षार्थी में पठन संबंधी कौन सी त्रुटियां दिखाई देती है? इन्हीं का 4 उल्लेख कीजिए। एनो उत्तर જોઈએ। शिक्षार्थी को पढ़ने में सामान्यतः निम्नलिखित त्रुटियां पाई जाती है। पहला, अशुद्ध उच्चारण, स्थानीय बोली के प्रभाव के कारण शब्दों को गलत पढ़ना, जैसे संकट को संकट पढ़ना। उपलब्ध बलाघात का अभाव, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्दों पर उचित बल न देना। तीसरे से विराम चिन्हों की उपेक्षा, अल्पविराम या पूर्णविराम पर बिना रुके सपाट गति से बढ़ते चले जाना। चौथों से आरोह अवरोह का अभाव, भाव प्रधान रचनाओं या कविताओं को बिना किसी उतार चढ़ाव के निर्जीव रूप में पढ़ना।
तो आयना त्रुटि यदि खामी। 13वां प्रश्न, लिखित रचना के व्यवहारिक रूपों के अंतर्गत निर्देशित रचना और स्वतंत्र रचना में क्या अंतर है? उत्तर, निर्देशित रचना जब शिक्षक छात्रों के साथ विषय सामग्री पर चर्चा करके उन्हें एक निश्चित रूपरेखा दे देता है और छात्र उसी निर्दिष्ट ढांचे के भीतर लिखते हैं तो उसे निर्देशित रचना कहते हैं। दूसरा है स्वतंत्र रचना। इसमें लेखक को अपनी भाव अभिव्यक्ति के लिए स्वेच्छानुसार शब्द चुनने और विषय वस्तु का संयोजित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह किसी कठोर नियम से बंधा नहीं रहता, जैसे यात्रा वर्णन, प्रकृति वर्णन या जीवनी। 14वां प्रश्न, जीवनी और आत्मकथा में क्या मुख्य अंतर होता है? तो जीवनी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संबंध में किसी अन्य लेखक द्वारा प्रामाणिक सामग्रियों के आधार पर लिखी जाती है। इसके विपरीत आत्मकथा स्वयं व्यक्ति द्वारा अपने ही जीवन के संघर्ष, दर्शन और समसामयिक परिस्थितियों पर लिखा गया पूर्णतः प्रामाणिक वृत्तांत है। 15वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण की गठन पद्धति या संरचनात्मक पद्धति की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। गठन पद्धति की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। आ गठन पद्धति टास्क 8 सेकंड में पूछा गया। गठन पद्धति किसे कहा जाता है? तो आ वखते ए गठन पद्धति और संरक्षण पद्धति की विशेषता बतावવાની છે। गठन तो पहलो है ढांचों का अभ्यास। यह पद्धति मानती है कि द्वितीय भाषा सीखने में शब्द ज्ञान की अपेक्षा भाषा के मूल संरचना या वाक्य गठन के बुनियादी ढांचों पर अधिकार प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। बीजू है वास्तविक परिस्थितियों का प्रयोग। तो गठन परिस्थिति में वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग है, तो इसमें नई शब्दावली और संरचनाओं का अभ्यास वास्तविक संदर्भों जैसे खेल का मैदान, बाजार, घर आदि की परिस्थितियां पैदा करके कराया जाता है। 16वां प्रश्न જોઈએ, संघटक परक पद्धति या सेना विधि का जन्म किस पृष्ठभूमि में हुआ था और इसका क्या उद्देश्य है? इस पद्धति का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी सैनिकों को बहुत कम समय में दूसरी भाषा सिखाने की व्यावहारिक समस्या को लेकर हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य सैद्धांतिक व्याकरण के स्थान पर स्वाभाविक संवाद और मौखिक अभ्यासों द्वारा छात्रों को वास्तविक परिस्थिति में त्वरित बोलचाल के योग्य बनाना है। 17वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षण पद्धति और शिक्षण प्रयुक्ति क्या अंतर है? तो शिक्षण पद्धति एक व्यापक अवधारणा और विचार है जो यह निर्धारित करती है कि शिक्षक वर्गखंड में क्या और किस सिद्धांत से पढ़ाएगा। इसके विपरीत शिक्षण प्रयुक्ति इस पद्धति को धरातल पर लागू करने का व्यवहार, ऊर्जा और एक सहायक उपधारणा है। संक्षिप्त में पद्धति विचार है और प्रयुक्ति उसका व्यवहार है। 18वां प्रश्न, वर्णन प्रयुक्ति और विवरण प्रयुक्ति में मुख्य भेद क्या है? वर्णन प्रयुक्ति और विवरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सामान्यतः शिक्षक किसी निश्चित स्थान, वस्तु या व्यक्ति के बाहरी व आंतरिक स्वरूप को दर्शाने के लिए वर्णन प्रयुक्ति का प्रयोग करता है, जबकि ग्रीन बर्चेना के अनुसार किसी ऐतिहासिक घटना, कहानी या प्रसंग की गतिशील कड़ियों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए विवरण प्रयुक्ति का सहारा लिया जाता है। 19वां प्रश्न है, प्रेक्षण युक्ति के अंतर्गत सूचनाएं एकत्र करने के लिए किन किन परीक्षणोत्तर साधनों का प्रयोग किया जाता है? शिक्षार्थी के उन व्यवहारों जैसे नैतिक मूल्य, अभिनय, प्रवाहपूर्ण भाषण, स्वप्रवृत्तियाँ जिन्हें लिखित परीक्षा से नहीं जांचा जा सकता, उनके मूल्यांकन के लिए प्रेक्षण युक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित साधनों का प्रयोग होता है: जांच सूची, निर्धारण मापनी और संचयी आलेख यानी कि उपाख्यान आलेख। ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન છે, योग्यता मापन के आधार पर प्रश्नों को किन तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है? संक्षेप में लिखिए। उत्तर, छात्र की विभिन्न मानसिक योग्यताओं को जांचने के लिए प्रश्नों को तीन वर्गों में बांटा जाता है। पहला है ज्ञान।
बोध और प्रयोग। ज्ञान में क्या आता है? तो इसके अंतर्गत कंठस्थ या पूर्व ज्ञात सामग्री का प्रत्यास्मरण और सही उत्तर की पहचान होती है। बोध तो विभिन्न सिद्धांतों, अवधारणाओं और तथ्यों की प्रकृति और क्रम की समझ रखना। तीसरा है प्रयोग, प्राप्त ज्ञान का नवीन व अपरिचित परिस्थितियों में उपयोग, मौलिक लेखन, संक्षेपण और विश्लेषण करना। 21वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण पद्धति और शिक्षण प्रक्रिया में क्या अंतर है? प्रश्न फरी વાર આવ્યો, આપણે હમણાં જ છે એને જોઈએ। एक अच्छे प्रश्न पत्र में वैधता और विश्वसनीयता से क्या अभिप्राय है? तो वैधता જોઈએ तो जब किसी परीक्षा या प्रश्न पत्र द्वारा केवल उसी निश्चित दक्षता या भाषाई कौशल की जांच होती है जिसके लिए उसे आयोजित किया गया है, तो उसे वैध कहा जाता है। और विश्वसनीयता, यदि एक ही जांच पत्र या प्रश्न पत्र को छात्रों को कई बार उत्तर के लिए दिया जाए तो भी उसके परिणाम और मापन में एकरूपता बनी रही, उसे विश्वसनीयता कहते हैं। तो આજના વિડીયોમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 22 જેટલા પ્રશ્નો છે 2 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે તે હોઈ શકે તેનો છે માહિતી છે પ્રાપ્ત કરી। હવે આપણે 1 માર્કના જોઈ લીધા, 2 માર્કના જોઈએ। હવે 5 માર્કની અંદર જો પણ પ્રશ્ન પૂછાય કે 4 માર્કની અંદર પૂછાય તો કેવા પૂછાઈ શકે તેના માટે પણ આપણે હવે પછી છે વિડીયો બનાવશું અને ખાસ એની પીડીએફ પણ છે, તમે ન લીધી હોય તો અવશ્ય લઈ લેજો। હવે મળીએ આપણે નવા વિડીયોમાં।